आज का जो चैप्टर है वो है स्टाफिंग, जो कि आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर 6 है। स्टाफिंग का मतलब होता क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने सबसे छोटी सी मीनिंग डाली है स्टाफिंग की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जॉब का मतलब होता है काम करना, या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो वर्क। पुटिंग पीपल टू वर्क मतलब लोगों को काम पे लगाना, इट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। ठीक है, पुट मतलब लोगों, पीपल मतलब लोगों को, ठीक है, पीपल मतलब लोगों को, पुट मतलब लगाना काम में, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गई मीनिंग। इसकी जो स्टाफिंग है वो बहुत आगे तक है, मतलब बहुत बच्चों बहुत ही बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत मारा मारी होती है, मतलब आपको बहुत सारे प्रोसेस पढ़ना है, तो वो सब अभी नहीं करेंगे। अभी फटाफट छोटी सी मीनिंग जानेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे, अगले लेक्चर में केस स्टडी जानेंगे, फिर धीरे 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 मैं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको हर वो सारी चीजें अपने आप पूरी लेक्चर आप पूरी एंड तक देख लेना, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बस अभी आप मेरी बात सुनते जाना। देखो, मीनिंग पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंस, नीड या एडवांटेज या बेनिफिट मतलब स्टाफिंग करने की हमें क्या फायदे हैं वो हम अभी जानेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है फीलिंग रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? सक्षम या फिर समर्थ होना, कोई भी चीज में अच्छा होना, उसे हम कॉम्पिटेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टाफिंग फंक्शन कर रहे हो तो स्टाफिंग फंक्शन करने से सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि आपको ऐसे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन फाइंडिंग, कॉम्पिटेंट मतलब अच्छे, एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाले, फॉर जॉब्स मतलब काम। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप स्टाफिंग फंक्शन करोगे तो आपको बहुत अच्छे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे काम करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। देखो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दो जॉब लिखी है, दो काम। पहला काम है ड्राइंग करने का, दूसरा सेकंड जॉब मतलब बच्चों काम। ठीक है, तो फर्स्ट जॉब है ड्राइंग करने की, सेकंड जॉब है राइटिंग करने की। अब मेरे पास ना दो पीपल है इस काम को करने के लिए। ए पर्सन को राइटिंग अच्छे से आता है, बी पर्सन को ड्राइंग अच्छे से आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से बंदे को कौन सा काम देना चाहिए, तो आप बोलोगे कि ए बंदा है ना उसको जॉब टू दे दो, क्योंकि उसको जॉब करने से, उसको क्योंकि जॉब करना अच्छे से आता है, और बी बंदे को, जो बी है जिसको ड्राइंग करना अच्छे से आता है, उसको ड्राइंग वाला काम दे दो। आप मुझे क्या बोलोगे? ऐसी बोलोगे। तो स्टाफिंग फंक्शन में ये होता है कि हम क्या करते हैं, लोगों की स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको क्या देते हैं, हम जॉब देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, ए को राइटिंग अच्छे से आती थी और आपके पास जॉब था राइटिंग करने का, तो हमने क्या किया, इस बंदे की स्किल और क्वालिफिकेशन को देखते कि भाई ये बंदे को अच्छे से लिखना आता है, तो हमने क्या किया, उसको लिखने का काम पकड़ा दिया। हमने फिर देखा कि बी बंदे की स्किल एंड क्वालिफिकेशन देखी, तो हमें पता चला कि बी बंदे को ड्राइंग करना चाहता है, तो हमने क्या किया, उसको ड्राइंग वाला काम दे दिया। तो लोगों को काम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, उनकी स्किल मतलब उनकी स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब देना, इसे कहते हैं प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। राइट पर्सन को एक राइट जॉब देना, वो हम स्टाफिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जब आप लोगों को उनकी स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब देते हो तो इससे बच्चों परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ती है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, बढ़ता है। और ये जो है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये कहीं ना कहीं आपने जो फेयोल का एक ऑर्डर प्रिंसिपल पढ़ा है ना चैप्टर 2 में, तो वो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। देखो, अगर आपने लोग को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा लिया तो वो जो लोग होने चाहिए ना, जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग ना हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एफिशिएंट स्टाफ का मतलब ये है कि एफिशिएंट मतलब होता है अच्छा, स्टाफ मतलब काम करने वाले। ठीक है, तो स्टाफिंग में जब आप अच्छे लोगों को काम पे रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग क्या करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लंबे समय तक सर्वाइव मतलब लंबे समय तक चलाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। तो ये स्टाफिंग की हेल्प से पॉसिबल है। अगर स्टाफिंग में अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज को अपने काम पे रखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन आ जाएगी, आपका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, साथ ही साथ वो ग्रो भी करेगा। तो ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस का मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो सबसे पहले इस पॉइंट को समझने से पहले आप ये जानो कि ओवर स्टाफिंग का मतलब क्या है। देखो, स्टाफिंग मतलब लोगों को काम में रखना, ओवर मतलब ज्यादा। ठीक है, मतलब ज्यादा काम में पीपल को रखना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत गंदी बात होती है। मतलब मान लो कि काम करने वाले लोग हमें चाहिए 5 लोग, लेकिन है 10 लोग। ठीक है, चाहिए 5 और काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10, तो कहीं ना कहीं ये बेकार बात है। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग एक्स्ट्रा लगे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब है एक्स्ट्रा में इंप्लॉइज। ठीक है, अब अंडर स्टाफिंग जस्ट इसका उल्टा है। अंडर स्टाफिंग मतलब कम लोग, अंडर मतलब कम, स्टाफिंग मतलब लोग। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग लगे हैं,
मतलब लगना चाहिए 5 लेकिन लगे कितने, सिर्फ 2 ठो। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए गंदी बात है। तो हमेशा अंडर स्टाफिंग मतलब होता है कमी या फिर डेफिशिएंसी, आप जो भी कह लो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवर स्टाफिंग भी गलत बात होती है और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की कमी है वो भी गलत बात होती है। तो क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप ये दोनों वर्ड समझिए। अब देखो, जॉब एनालाइज का मतलब ये होता है, जॉब मतलब बच्चों आपने सीखा काम, जॉब मतलब होता है काम करना। एनालाइज का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेक करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंप्लॉइज हैं, नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने हैं और कैसे टाइप के इंप्लॉइज है। ठीक है, अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं या फिर लोगों की कमी है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं हम क्या कर देंगे, उन एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को मे बी उनको कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर देंगे या फिर कंपनी से निकाल देंगे। अगर लोगों की कमी होगी तो हम क्या करेंगे, और लोगों को इकट्ठा करेंगे काम करने के लिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यही होता है कि हम एक वर्क को चेक करते हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं या फिर लोगों की कमी है। अब फिफ्थ पॉइंट है हेल्प्स इन कंपीटिंग। तो अब ये पॉइंट ये कहता है बच्चों, देखो आपने ये जाना स्टाफ मतलब क्या होता है, काम करना। स्टाफ मतलब काम करने वाली। एफिशिएंट मतलब अच्छे, इनएफिशिएंट मतलब अच्छे नहीं है। जस्ट एफिशिएंट का उल्टा इनएफिशिएंट होता है। तो ये एफिशिएंट मतलब होता है अच्छा, अच्छे लोग का काम करना। इनएफिशिएंट मतलब अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, यह है पीक्यूआर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों कंपनी 50 लाख से स्टार्ट हुई, दोनों कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, दोनों कंपनी एक ही एरिया में है, मतलब दोनों मतलब आप ऐसा समझ लो एबीसी कंपनी और पीक्यूआर दोनों अगल बगल में है। लेकिन तब जब सबके पास, दोनों ने 50 लाख से स्टार्ट किया, दोनों के पास एम्प्लॉयज भी 1000 है, दोनों सेम एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी एबीसी कंपनी लॉस में चलेगी और पीक्यूआर प्रॉफिट में चली गई। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, तो ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास पैसा भी सेम है, ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग भी काम करने वाले सेम है, अगर आपके पास एरिया में जो आप काम कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन अगर तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉस करती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंट स्टाफ है। मतलब वहां पे जो काम करने वाले स्टाफ है, वो अच्छे नहीं है। ठीक है, जिसके कारण कंपनी लॉस में चली जाती है। और जो कंपनी प्रॉफिट करती है, मतलब कहीं ना कहीं वो उस कंपनी में क्या है, एफिशिएंट स्टाफ है, मतलब अच्छे स्टाफ है, जिसके कारण कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि कोई भी कंपनी, कितनी भी रिलायंस, टाटा, बिरला, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो, हर बंदे में पैसा भी है, लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन लोग के काम करने का तरीका अगर अच्छा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। लोग अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग काम करने वाले बेकार है तो ऑर्गेनाइजेशन भी बेकार होगी। तो सेम चीज रखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि अगर कोई भी कंपनी में अच्छी स्टाफ, मतलब काम करने वाले लोग, तो कोई भी कंपनी में अच्छे स्टाफ है, एफिशिएंट स्टाफ है, मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। और जिस स्टाफ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ इनएफिशिएंट, मतलब बेकार स्टाफ है, बेकार काम करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ग्रो कम करेगी। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ और एक चीज शेयर कर दूं, यहाँ पे क्या करना, और एक स्टाफ करके यहाँ पे लिखना कॉस्ट। देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग अच्छे रहते हैं ना, तो वहां पे ना उस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा, वहां पे खर्चा कम आता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग अच्छे नहीं होते ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में देखना कहीं ना कहीं खर्चा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको चीज बता दी, हेल्प्स इन कंपीटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एफिशिएंट मतलब वहां पे ग्रोथ का ज्यादा होगी, कॉस्ट कम आएगी, और जहाँ पे इनएफिशिएंट स्टाफ होगा तो वहां पे ग्रोथ कम होगी लेकिन खर्चा ज्यादा आएगा। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन मॉडल ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो इंप्रूव का मतलब होता है कुछ भी चीज का अच्छा होना, बढ़ना। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब काम में संतुष्टि। मोरेला मतलब बच्चों होता है कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉइज मतलब काम करने वाले लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर स्टाफिंग है तो स्टाफिंग की हेल्प से क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उन्हें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, उन्हें क्या होता है, काम पे संतुष्टि लगती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन मॉडल ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी स्टाफिंग करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो भी इंप्लॉइज है उनका काम करने में संतुष्टि ज्यादा होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहता है इंप्रूव, ये वाला पॉइंट। आखिरी पॉइंट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। मैंने आपको प्लानिंग चैप्टर पढ़ाया, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ाया, अभी मैं आपको फ्यूचर में डायरेक्टिंग पढ़ाऊंगा, कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा। अब ये जितने भी फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ना ये कहीं ना कहीं स्टाफिंग की हेल्प से ही हो सकता है। मतलब देखो प्लानिंग आप तभी कर पाओगे जब कोई लोग होगा प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग का तभी कर पाओगे जब कोई लोग होगा काम करने के लिए, डायरेक्टिंग अब मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, डायरेक्टिंग भी चैप्टर में लोगों की जरूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग में भी लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन और मशीन से भी काम कर रहा होगा, लेकिन मशीन चलाने के लिए भी क्या चाहिए, इंसान चाहिए। और इंसान आप कौन से फंक्शन में ला पाते हो, स्टाफिंग फंक्शन में ला पाते हो। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग फंक्शन के कारण बाकी जितने भी फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के,
वो क्या होता है, चलता है। तो क्या की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन का मतलब ये है कि स्टाफिंग है तो बाकी सब फंक्शन है, अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन नहीं काम करेगा, स्टाफिंग है तो बाकी सब फंक्शन काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाकी सब फंक्शंस को संभालने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज की हम लोग ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया और स्टाफिंग की मीनिंग जान ली। आप फटाफट क्या करो, इसे नोट कर लो। ठीक है, जैसा है उसे वैसे ही नोट करना, वीडियो पॉज करके आप सभी चीज को नोट कर लेना। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अगर जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो, नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो। तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसे हम शॉर्ट में HRM कहते हैं। H मतलब ह्यूमन, R मतलब रिसोर्सेज, M मतलब मैनेजमेंट। आपने ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आप सभी को बहुत से डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, तो उसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। परचेस डिपार्टमेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। तो वैसे ही एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है। अब इसके नाम से ही मैं आपको सब चीज बता दूंगा। देखो, ह्यूमन का मतलब है लोग, एम्प्लॉइज, वर्कर्स। रिसोर्सेज का मतलब है काम करने वाले, ठीक है, काम करने वाले। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। मैनेज करना मतलब उस चीज को संभाल के रखना या उस चीज को संभालना, उसे हम मैनेज कहते हैं। तो लोगों मतलब काम करने वाले लोग को संभालना, उसे हम HRM कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स मतलब काम करने वाले, ह्यूमन मतलब लोगों को, मैनेजमेंट मतलब संभालना, मैनेज करना, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप इसकी मीनिंग पूछोगे तो पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप्स, ये क्या है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये क्या है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ये क्या करता है, विच डेवलप्स एंड मैनेजेस ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्राइजेस। विच डेवलप्स मतलब डेवलप्स का मतलब है उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना। ये आपको मैं लास्ट टॉपिक में बताऊंगा इस चैप्टर के। और मैनेज का मतलब है अभी संभालना, मैनेज का मतलब है संभालना, हिंदी में नहीं पता, संभालना, संभालना। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन मतलब लोगों को संभालना। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं, लोगों को संभालते हैं। ठीक है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर में कि एक चीज मैं आपको लिखाऊंगा नोट्स में, कि ह्यूमन रिसोर्सेज बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो इसे कर लेना, एक नंबर में हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का रिसोर्स रहता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आज की समय में सिर्फ लोगों के ऊपर काम नहीं करता, ये क्या करता है, कुछ कुछ और काम करता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रहता है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्रूट एंड सिलेक्शन। रिक्रूट का मतलब रहता है लोगों को इकट्ठा करना। सिलेक्शन का मतलब है जो लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, उन लोगों में से कोई अच्छे लोगों को चुनना, उसका मतलब है सिलेक्शन। जॉब एनालाइज का मतलब काम को चेक करना, जो कि आपने पहले ही जान के रखा। इसके साथ ही साथ लोगों को काम देना, लोगों का क्या सैलरी होगा, ये सारी बातें ये HRM में हम क्या करते हैं, कुछ ड्यूटीज एंड रोल्स को हम करते हैं। ठीक है, तो ये HRM के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हैंडलिंग ग्रीवेंस मतलब लोगों का गुस्सा, ग्रीवेंस मतलब लोगों का गुस्सा। अब बच्चों वो मेरे को हिंदी में नहीं पता कैसे है, लेकिन हैंडलिंग ग्रीवेंस का मतलब है गुस्सा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HRM क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में HRM रहता है उसका ये काम रहता है कि लोगों का जो भी गुस्सा है उसको क्या करे, हैंडल करे। हैंडल का मतलब है कंट्रोल करना। इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, मतलब टॉप लेवल, मिडल और लोअर। ठीक है, ये आप टॉप मिडल लोअर आपने पढ़ा है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके नीचे क्या होता है, वर्कर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट
और वर्कर्स के बीच का रिलेशन को क्या करना, अच्छा रखना, इंप्रूव मतलब अच्छा रखना। डिफेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लीगल केस, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इलीगल केस में फंस जाता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लीगल केस में ना फंसे, ये इसका भी काम होता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस फेस्टिवल्स टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ये एचआरएम क्या करता है, मतलब जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई मुस्लिम है, तो उस मुस्लिम का क्या करेंगे, उसका फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और क्या पता जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ कुछ फंक्शन होता है, तो ये सब क्या करता है, एचआरएम क्या करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉय जो होते हैं ना, वो क्या होता है बच्चों, बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज एचआरएम करती है। तो साथ ही साथ एम्प्लॉयज का काम करने के बावजूद, मतलब एम्प्लॉयज को डेवलप करना, उनकी स्किल बढ़ाने, उनको संभालने के हिसाब से, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करती है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल, तो ये सारी चीजें भी रखती है, रिलेशन भी सुधारती है, तो ये सारी चीजें एचआरएम करती है, ठीक है। तो आपने आज क्या समझा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में आपने देखा, और उनका क्या रोल है आपने उसके बारे में भी देखा, ठीक है। तो होपफुली आपने समझ गया होगा। तो बच्चों अगली लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ दो केस स्टडी है, मैं आप सभी के साथ उसको डिस्कस करूंगा। तो आप क्या करना, ये जितनी भी नोट्स है वो क्या कर लेना, नोट कर लेना। चलिए बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स। तो और एक चीज ध्यान रखना, मैं आप सभी के साथ और एक चीज यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि ये कोई भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखो होता क्या है, मैं आपको और एक चीज बताना भूल गया कि कोई भी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटी सी, जो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे ना लोगों को ट्रेनिंग देना, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लीगल केस में फंस गया, या लोगों का कोई भी फेस्टिवल बनाना, ठीक है, लोगों का गुस्से को कंट्रोल करना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों कुछ मैनेजर्स होते हैं ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बहुत स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जो छोटे बिजनेस होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, ये सारी चीजें एक लाइन मैनेजर्स करते हैं, मतलब जो सिंपल जो भी मैनेजर्स होते हैं ना, वही उस काम को कर लेते हैं। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बड़ी बड़ी जैसे टाटा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बनाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अकेले से बनता है, मतलब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, ठीक है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बनाती है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, सिर्फ लाइन मैनेजर्स ही ये क्या करते हैं, अपने से ही ये सारी एक्टिविटी को खुद ही कर लेते हैं। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकेले से एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो ये काम, ये सारी चीजें करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्टाफिंग करने के ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे एस्टिमेटिंग का मतलब होता है, एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कुछ भी चीज को फाइंड करना। मैन पावर का मतलब होता है काम करने वाले लोग, एम्प्लॉइज या वर्कर्स, आप जो भी कह दो। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है रिक्वायर का मतलब होना है जरूरत होना। तो कितने एम्प्लॉय की जरूरत है वो हमें इस पॉइंट में सीखना है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन स्टेप्स करते हैं, वर्कलोड एनालाइज, वर्कफोर्स एनालाइज, और यहाँ पे कंपैरिजन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्कलोड एनालिसिस की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एस्टिमेटिंग मैन पावर के अंदर आते हैं 3 स्टेप्स, ठीक है। तो वर्कलोड एनालाइज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड, कितने एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए। सेकेंड चीज आप ये जानोगे कि कैसे टाइप के एम्प्लॉयज आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, क्या एकदम जो पढ़े लिखे चाहिए या फिर ऐसे लेबर टाइप के चाहिए, तो किस टाइप के एम्प्लॉयज आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्कलोड एनालाइज करते हैं, जहां पे हम दो चीजें जानते हैं कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कैसे टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए। फिर आता है वर्कलोड एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं हम। एनालाइज करना मतलब बच्चों चेक करना। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स का मतलब है वर्कर्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का मतलब है अभी काम करने वाले कितने लोग हैं, मतलब एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का मतलब ये होता है कि जो फर्म में अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के हम चेक करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ओवर स्टाफिंग है या फिर अंडर स्टाफिंग है। ओवर स्टाफिंग का मतलब है एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, मतलब सपोज करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको टोटल 50 लोग काम मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके हिसाब से 50 लोग काम करना चाहिए, 50 लोग को काम करना चाहिए, लेकिन 50 लोग को काम करना चाहिए, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, करना 50 चाहिए लेकिन 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर स्टाफिंग कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज वहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसे हम ओवर स्टाफिंग बोलते हैं। अब ये ओवर स्टाफिंग के ना अलग अलग नाम है, जैसे ओवर बर्डन या फिर ओवर मैनिंग। तो तीनों का मतलब ओवर स्टाफिंग, मतलब तीनों का जो वर्ड है तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या फिर अंडर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉयज की कमी, ठीक है, डेफिशिएंसी। हमारे एम्प्लॉय मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी कमी तो नहीं है। मतलब आपको मान लो सपोज करना, आपको चाहिए टोटल 50 लोग, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 20 लोग हैं। ठीक है, चाहिए 50 लेकिन है 20 लोग, तो ये क्या एम्प्लॉयज की कमी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडर स्टाफिंग कहते हैं। तो अंडर स्टाफिंग के दो अलग अलग नाम है, ओवर बर्डन और ओवर मैनिंग, तो दोनों का मतलब अंडर स्टाफिंग है। ठीक है, तो वर्कलोड एनालाइज में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारे अभी जितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं अभी एक्चुअल में, और उससे हमें पता चल जाता है कि ओवर स्टाफिंग मतलब एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं या फिर कम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का थर्ड स्टेप है बच्चों, कंपैरिजन करना। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या करते हैं, हम ये दोनों को चेक करते हैं। चेक वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, हम ये दोनों को क्या करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, दोनों को सर चेक करना मतलब देखो, हम चेक करते हैं कि अगर वर्कलोड, ये जो वर्कलोड है ना, वर्कलोड अगर ज्यादा है वर्कफोर्स से, वर्कलोड अगर ज्यादा है वर्कफोर्स से, तो ये क्या शो करता है, अंडर स्टाफिंग, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अंडर स्टाफिंग का मतलब लोगों की कमी है। ठीक है, अगर वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स से, इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे अगर वर्कलोड ये ज्यादा है इससे, तो ये क्या शो करता है, अंडर स्टाफिंग करता है, मतलब लोगों की कमी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट मोर मतलब लोगों को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की कमी है। तो अंडर स्टाफिंग आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, आप और लोगों को अपॉइंट करते हो। अगर वर्कलोड कम है वर्कफोर्स से, अगर वर्कलोड कम है वर्कफोर्स से, तो ये क्या शो करता है, ये ओवर स्टाफिंग शो करता है। ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ओवर स्टाफिंग मतलब लोग, जितने लोग होने चाहिए उससे ज्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, मतलब एक्स्ट्रा लोग लगे हैं। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालती है, वो क्या कर सकती है, मान लो जो लोग एक्स्ट्रा लगे हैं, तो वो एक्स्ट्रा लोग को क्या कर सकती है, अपनी और भी जो ब्रांच होगी जहाँ पे लोगों की कमी होगी वहां पे भेज सकती है एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एम्प्लॉयज को हटा सकती है जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज है। तो वो दो तरीके से क्या कर सकती है, ओवर स्टाफिंग को कम कर सकती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। और अगर वर्कलोड इक्वल्स टू वर्कफोर्स है, तो बच्चों ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जितने लोग काम करने चाहिए थे उतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको शो करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, और वर्कलोड और वर्कफोर्स, ये अगर वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स या वर्कलोड कम है वर्कफोर्स है, तो ये दोनों बेकार बात है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली वर्क एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में आपको तीन स्टेप होते हैं, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस और तीसरी होती है कंपैरिजन। ठीक है, तो ये आप आखिरी में सब नोट कर लेना, लेकिन अभी बस आप सुनते जाओ। अब रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट करना, अप्लाई करने में मजबूर करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, अगर मैं गूगल की बात करूं, मान लो गूगल ने बोला कि हमें हमारी कंपनी के लिए 5 लोगों की जरूरत है, हमें हमारी कंपनी में 5 लोगों की जरूरत है, मतलब हमारे पास 5 जॉब या फिर 5 सीट खाली पड़ी है। तो इसका मतलब आप जानते हैं, गूगल अगर ऐसे बोलेगा कि हमें 5 जॉब और हमें 5 सीट चाहिए, इसका मतलब है गूगल ये कह रहा है कि हमें 5 लोग चाहिए हमारी कंपनी के लिए। तो अब क्या होगा, देखो इस 5 मतलब अब क्या करेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है सबको पता है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे गूगल कंपनी में आने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर गूगल में लग गए तो पैसा तो बहुत मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल क्या करेंगे, गूगल कंपनी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि उन्हें ये जॉब मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखना, गूगल कंपनी को सिर्फ 5 लोग चाहिए, लेकिन इस 5 जॉब को पाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये रिक्रूटमेंट होता है। तो इसी को बच्चों रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब, मतलब लोगों को क्या करना, आकर्षित करना कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे गूगल में 5 लोग की जरूरत है, लेकिन इस जॉब को पाने के लिए, 5 जॉब को पाने के लिए हर लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन गूगल को सिर्फ 5 चाहिए। तो इसे कहते हैं बच्चों रिक्रूटमेंट करना। तो ये जो पीपल है ना, पीपल, तो ये पीपल को आप एम्प्लॉयज नहीं कहोगे, इस पीपल को आप क्या करोगे, कैंडिडेट कहोगे। इस पीपल को क्या कहोगे, आप कैंडिडेट करोगे। मतलब आप ऐसा बोलोगे कि गूगल की 5 जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे मान लो अगर रेलवे की जॉब निकलती है ना, रेलवे में गवर्नमेंट बोलती है कि सिर्फ हमें 100 लोग चाहिए, लेकिन उस 100 सीट को पाने के लिए, 100 काम को करने के लिए आप देखते हो 10,000 लोग अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं उसकी, और जो सिलेक्ट होता है वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर, मतलब उस जॉब के लिए सिलेक्ट होता है। तो ऐसे यहाँ पे है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं।
ठीक है, जहां पे लोग बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन मतलब देखो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के लिए बच्चों बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग ना अप्लाई करते हैं। तो इन बहुत सारे लोगों में से कंपनी क्या करती है, उन बंदों को चुनती है जो कंपनी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन को सबसे पहले तो नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। अभी नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं इसे मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी सिलेक्शन का मतलब जानते हैं। तो सिलेक्शन का अगर आप मीनिंग देखोगे तो चूजिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल वेकेंट जॉब पोजीशन, मतलब मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट मतलब जो भी जॉब के लिए सबसे अच्छा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसे चुन लो, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया रिक्रूटमेंट में, तो इन रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोगों में से हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ पीपल को चुनेंगे जिसे जो वो जॉब के लिए अच्छे हो, ठीक है, जो वो जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसे हम सिलेक्शन कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करना, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। तो चूजिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल वेकेंट जॉब, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन। अब इसको नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट और रिजेक्टेड कैंडिडेट। देखो बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनमें से क्या होता है, मान लो कि बहुत कम लोग क्या होता है, सिलेक्ट होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट का मतलब है इनमें से बहुत से कम लोग क्या होता है, सिलेक्ट होता है, और बहुत सारे टोटल में से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। रिजेक्टेड कैंडिडेट मतलब आप देखोगे सिलेक्टेड कैंडिडेट हमेशा कम रहते हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट से। मतलब अगर मान लो टोटल कैंडिडेट में से आपकी मतलब मान लो कि आपको चूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप मान लो सपोज करना कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ 5 लोग चाहिए, तो और मान लो 1000 लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है, तो आप क्या करोगे, उन 1000 में से सिर्फ आप 5 लोग को ही चुनोगे। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। और जो बाकी जो कैंडिडेट है 1000, तो वो क्या करोगे, टोटल आपके पास 1000 है, 1000 से आपने 5 को चुन लिया, और बाकी जितने कैंडिडेट बचते हैं उनको क्या बोलोगे, बेटा तुम घर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो रिजेक्टेड कैंडिडेट क्या रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है ना। सिलेक्टेड कैंडिडेट हमेशा कम रहते हैं और रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा रहता है, इसलिए सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब देखो जो बंदे सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, जो बंदे सिलेक्ट हो गए, तो हम क्या करते हैं, उन पीपल को बोलते हैं, जो बंदे सिलेक्ट हो गए हम उनको बोलते हैं कि ऑक्यूपाइंग पोस्ट बाय कैंडिडेट हु सिलेक्टेड। मतलब तुम जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं उस जॉब को तुम ले लो, ठीक है। तो हम ये जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं हम उनको बोलते हैं कि जिस भी जॉब के लिए तुम सिलेक्ट हुए, हम कैंडिडेट को बोलते हैं कि जो भी जॉब के लिए तुम सिलेक्ट हुए उस जॉब को तुम ऑक्यूपाई कर लो, मतलब उस जॉब को तुम ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्लेसमेंट, ठीक है। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। देखो अगर मान लो कि आपकी स्कूल में, अगर आपकी क्लास में कोई एक नया बंदा आता है, तो आपकी टीचर क्या करती है, उस नए बंदे को वो आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि देखो ये आज से हमारी क्लास में नया बच्चा है, ये हमारे साथ अब पढ़ेगा, और वो उस नए बच्चे का नाम बताएगा कि इसका नाम ये है, ठीक है, ये इधर से आया है। तो सेम चीज जब भी एक नया एम्प्लॉय आता है, ठीक है, जब भी एक न्यू एम्प्लॉय आता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको इंट्रोड्यूस करती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ। मतलब जो भी नया एम्प्लॉय आता है उसको जो लोग काम कर रहे हैं पहले से उनके साथ इंट्रोड्यूस करती है कि ये देखो ये नया एम्प्लॉय अब हमारे साथ काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है ओरिएंटेशन करना। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो अब कैंडिडेट ने सिलेक्ट हो गया, कैंडिडेट अपनी जॉब करना चालू कर दिया, ठीक है, हमने उसको जो हमारी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके साथ हमने क्या किया, उसको मिला दिया, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या करते हैं, हम जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना उनको क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मतलब ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे हम उनको सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है, जॉब को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देता है। तो उससे होता क्या है, जो भी एम्प्लॉयज की ना स्किल जो है वो बढ़ जाती है, एम्प्लॉय क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसको नए नए चीजें सीखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं बच्चा एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। सर अभी एफिशिएंसी का बढ़ना मतलब, देखो अगर एम्प्लॉय मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़ी बड़ी मशीन यूज करती है, और आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनको मशीन को यूज करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे मशीन को यूज करने के लिए। तो आपका क्या करेगा, एम्प्लॉय जो क्या करेगा, मशीन को यूज करना चालू करेगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे मुझे आप सभी के साथ और एक शेयर करनी है, और एक चीज कि रिक्रूटमेंट के लिए ना हम अलग, इसके अगली लेक्चर में हम रिक्रूटमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे, सिलेक्शन के बारे में रिक्रूटमेंट के बाद वाले लेक्चर में अच्छे से जानेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिलेक्शन के अगली लेक्चर्स में अच्छे से जानेंगे। तो मतलब आप देखोगे ये अभी मैंने आपको बस बाहर की चीज, ऊपर की चीज बताई है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अभी बस मैं आपको थोड़ी बातें बता रहा हूँ। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैं भी अभी आपको बस थोड़ा ऊपर की बात बता रहा हूँ,
इसका जब जैसे टॉपिक आएगा तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजिंग का हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, जैसे रिलायंस का अपना एक हाउसिंग ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज को भेजती है और वहां से उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को बोल देती है कि तुम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को जहाँ से ट्रेनिंग देती है, ठीक है। अब इतनी बातें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। सबसे पहला मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले कंपनी देखती है कि कैसे लोग और कितने लोग चाहिए। सेकंड में वो क्या करती है, रिक्रूट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो क्या करती है, बोलती है कि हम इतनी जॉब है हमारे पास, और बोलती है कि जितने लोगों को आना है आ जाओ। तो बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस चीज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई इतने सारे लोग करते हैं, लेकिन अप्लाई में से सिलेक्टेड बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को सिलेक्ट करती है जो जॉब के लिए सबसे अच्छे हो, ठीक है। तो सिलेक्शन का मतलब वो होता है कि आप बहुत सारे लोगों में से ऐसे लोगों को चुनते हो जो एक जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट मतलब हम एम्प्लॉय जो सिलेक्ट होता है, हम जो सिलेक्ट कैंडिडेट होता है, हम उसको बोलते हैं कि आ जाए तू अपनी जॉब को संभाल ले। ओरिएंटेशन का मतलब होता है हम जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है हम उसको क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको बताते हैं कि ये हमारा न्यू एम्प्लॉय है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एंड हम उनको क्या कहते हैं, बहुत ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं। तो इसके बारे में हम और अंदर लेक्चर्स में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आप सभी के साथ और एक चीज शेयर करनी है। देखो ये तो बच्चों 5 पॉइंट हो गया सिलेक्ट इसका कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस का, ये 5 पॉइंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन आपको और एक चीज अभी अच्छे से जाननी है। देखो कुछ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, तो वहां पे क्या रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एस मतलब ह्यूमन, आर मतलब रिसोर्सेज, डी मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का एक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये क्या करता है, 1 से लेकर 5 प्रोसेस जो हम लोग ने सीखा, 1 से लेकर जो हम लोग ने टोटल 5 प्रोसेस सीखा है ना, मैन पावर रिक्वायरमेंट से लेकर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक, वो सारे प्रोसेस को क्या करता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं होता। तो जिसके कारण क्या होता है, जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो क्या करता है, तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 1 से लेकर 5 तक प्रोसेस करती तो है, 1 से लेकर 5 तक प्रोसेस करती तो है, लेकिन स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा में और 3 प्रोसेस को भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो 3 प्रोसेस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, कंपनसेशन। तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, 1 से 5 प्रोसेस तो करना पड़ता है, साथ ही साथ कुछ प्रोसेस उन्हें एक्स्ट्रा में करना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है, 3 एक्स्ट्रा प्रोसेस है जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए उसे 3 एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को चेक करती है। इवेलुएट करना मतलब चेक करना, इवेलुएट मतलब चेक करना। वो अपने एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को चेक करती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद क्या होता है, सुपीरियर मतलब बॉस, वो क्या करता है, प्रिपेयर फीडबैक रिपोर्ट। यहाँ पे मैं रिपोर्ट लिखना भूल गया, फीडबैक रिपोर्ट बनाता है। सुपीरियर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट की क्या करता है, या सबऑर्डिनेट मतलब या एम्प्लॉय भी बोल लो, या फिर सबऑर्डिनेट और या फिर वर्कर भी बोल लो। तो सुपीरियर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट का फीडबैक रिपोर्ट बनाता है। जैसे आपको पता है बचपन में हम सभी के स्कूल वाले हमें क्या करते थे कि रिपोर्ट कार्ड देते थे, जिसमें हमारे पूरे मार्क्स लिखे रहते थे, किसमें हमें A+ मिला है, किसमें B1 मिला है, किसमें हमें C1 मिला है, ठीक है। तो वैसे ही सुपीरियर क्या करता है, सबऑर्डिनेट का एक फीडबैक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्राइजल में ये ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 चीजें करता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अभी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन और एक चीज क्या करता है, प्रमोशन करियर प्लानिंग करता है। तो इसमें क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एम्प्लॉय का फीडबैक रिपोर्ट करता है। मतलब सुपीरियर क्या करता है, हर सबऑर्डिनेट का फीडबैक रिपोर्ट बनाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फिर उस फीडबैक रिपोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सब चेक करता है, और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जो सबऑर्डिनेट सबसे अच्छा काम किया उसको वो क्या कर देता है, प्रमोशन दे देता है। अब प्रमोशन का मतलब इसको प्रमोशन का मतलब मैं आपको अगली लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि इसको भी आपको अगली लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको पता है प्रमोशन मतलब ये सिचुएशन होती है, जैसे मान लो कि आपको एक जॉब मिली है, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एम्प्लॉय को प्रमोट कर देती है, उसको ऊपर वाली रैंक दे देती है, कि वो अगर अच्छा काम करता है तो उसको एक ऊपर वाली रैंक दे देती है। तो आपको पता है कि प्रमोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है प्रमोशन करियर प्लानिंग। अब जो थर्ड स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो एक और स्टेप करती है वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है बच्चों पैसा देना, या फिर कुछ एम्प्लॉय को कुछ भी चीज देना। मतलब एम्प्लॉय क्या करता है, हमारे लिए काम करता है, तो उस काम को करने के लिए क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है कुछ प्राइस उनको देता है। जैसे वो क्या करता है, जैसे डायरेक्ट पेमेंट देगा या फिर इनडायरेक्ट पेमेंट देगा।
जैसे मान लो कि आप काम करते हो तो आपको काम फ्री में थोड़ी करोगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसके बदले कुछ देगा। तो यही होता है प्राइस ऑफ जॉब का मतलब, काम करने के बदले आपको क्या मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। तो ये जो कंपनसेशन होता है ना बच्चों, ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट का फाइनेंशियल इनिशिएटिव भी कहते हैं, इनडायरेक्ट पेमेंट का नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव भी कहते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट ना बच्चों पैसे किससे मेजर किया जाता है, जैसे सैलरी, वेजेस या फिर बोनस हो गया, कमीशन हो गया, तो ये सब क्या है, पैसे की इसमें अपन मेजर कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें इनडायरेक्ट पेमेंट देता है जो कि हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते, जैसे उन्हें कार दे दिया, ठीक है, या फिर उन्हें रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करता है, हम उन्हें दो तरीके से उनका काम के बदले, उनके जो काम किया है उनके बदले हमें काम काम जो उन्होंने किया उसके बदले हम उन्हें दो चीजें दे सकते हैं, वो चाहे डायरेक्ट पेमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट पेमेंट हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट पेमेंट ऐसी चीजें होती है जो पैसे के इसमें मेजर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट पेमेंट ऐसी चीज होती है जो पैसे के इसमें मेजर नहीं होता। अब यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखनी है कि डायरेक्ट पेमेंट बच्चों दो तरीके का होता है, एक टाइम बेस्ड पेमेंट और एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। हम क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो जो काम करते हैं हमारे यहाँ पे, हम उन्हें क्या कहते हैं पैसे दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो होता है टाइम बेस्ड पेमेंट और एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। जैसे टाइम बेस्ड क्या होता है, हर वीक में दे दो पैसा, हर मंथ में पैसा दे देगा, पूरे साल भर का पैसा दे दो, तो वो होता है टाइम बेस्ड, ड्यूरेशन के हिसाब से आप पैसा देते हो, ठीक है। और परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, मतलब जैसे हम एम्प्लॉयज को बोलते हैं अगर तुम एक चीज बनाओगे तो हम, अगर तुम मान लो कि एक प्रोडक्ट बनाओगे तो हम तुम्हें इतना पैसा दोगे, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, अगर तुम दो प्रोडक्ट बनाओगे तो हम उसके हिसाब से उतना पैसा देंगे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब है ऑन बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, मतलब जितना आप यूनिट प्रोड्यूस करते हो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट पेमेंट दो तरीके का होता है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो होपफुली आज की लेक्चर्स में, लंबी चलेगी लेक्चर्स, लेकिन आप क्या करो, ये सारी बातों को आप नोट कर लो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। बड़े टॉपिक में जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। ये हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एक्चुअल में बहुत इजी भी है। मैंने आपको पिछली बार याद होगा, मैंने आपको सेम मीनिंग दिखाई थी, लेकिन मीनिंग में आप क्या करना, यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा था, इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब, लेकिन यहाँ पे क्या करना था, एक वर्ड में लिखना भूल गया था पिछले लेक्चर में भी। आप एरो डाल के लिखते ना, वैकेंट, VACANT, वैकेंट मतलब होता है खाली, ठीक है, वैकेंट मतलब खाली। तो रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, जब हम लोगों को अट्रैक्ट, इंड्यूस का मतलब इन्फ्लुएंस करना, तो जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि आओ हमारे पास जो खाली जॉब है, वैकेंट जॉब है, जो हमारे पास जॉब खाली है, उसके लिए अप्लाई करो, उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट करने की हर कंपनी के पास दो तरीके होते हैं। क्या होता है, दो तरीके होते हैं। पहला होता है इंटरनल सोर्स, अदर वन इज एक्सटर्नल सोर्स। सो हालांकि आज मैं आपको इंटरनल सोर्स के बारे में सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी लेक्चर हो जाएगी अगर मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो आज हम लोग इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इंटरनल सोर्स के अंदर भी कुछ सोर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हालांकि मैं आपको पहले इंटरनल सोर्स का कंसेप्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इंटरनल सोर्स की एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। इंड्यूसिंग का मतलब अगेन लोगों को अट्रैक्ट करना। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उसे हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कहते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज क्या होता है, ऐसे पीपल, ऐसे हमारे एम्प्लॉइज जो हमारी कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं, उसे हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कहते हैं। टू अप्लाई फॉर अ वेकेंट जॉब, मतलब अब अगर आप मीनिंग पढ़ोगे तो जो लोग जो कंपनी में हमारे साथ पहले वर्कर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको क्या करो, अट्रैक्ट करो कि वो हमारी जॉब को, जो हमारे पास खाली जॉब है, उसको फिल कर ले। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि मान लो कि ये कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है। कंपनी में क्या है, एक जॉब खाली पड़ी है। तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, कंपनी में बहुत सारे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो कंपनी बोलती है कि जिनको भी ये जॉब चाहिए, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोलती है जो उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको बोलती है कि बेटा जिनको ये जॉब चाहिए ना, वो क्या करो, जॉब के लिए अप्लाई कर दो। बच्चों दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स। मतलब जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, मतलब जो कंपनी के मतलब जो एम्प्लॉइज कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं, उनको बोलती है कि हम जो वेकेंट जॉब, जो खाली जॉब पड़ी है, उसके लिए तुम अप्लाई कर लो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल सोर्स। तो आप अगर मीनिंग भी देखोगे, इंड्यूसिंग मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज मतलब जो लोग हमारे पास पहले से काम कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करना, टू अप्लाई कि वो
क्या करे, वेकेंट जॉब जो हमारा जो कंपनी के पास खाली जॉब पड़ी है उसके लिए अप्लाई करे, ठीक है, उसे हम इंटरनल सोर्स कहता है। अभी एक्सटर्नल सोर्स की बात मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स के बारे में होपफुली आपने समझ लिया। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अब आज हम लेक्चर में चर्चा करने वाले एक्सटर्नल सोर्स की। हो सके तो आज वीडियो लेक्चर लंबी हो गई तो अगले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो आज इंटरनल सोर्स की हमारे पास बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ये फायदे क्या होता है? सबसे पहला फायदा है इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब बच्चों पैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने टोकरा बना दिया, टोकरे में रुपीस लिखा है, मतलब पैसा, ठीक है। तो पैसा कम लगता है, तो इट इज इकोनॉमिकल मतलब पैसा कम लगता है, ठीक है। इंटरनल सोर्स को अगर आप करना है तो आपको पैसे बहुत कम लगते हैं। सेकेंड पॉइंट है मोटिवेट्स द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। मोटिवेट्स मतलब उनको इंकरेज करना, ठीक है। मोटिवेटिंग द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मतलब उनको जो एम्प्लॉयज पहले से काम कर रहे हैं उनको क्या करना, हम इंकरेज करते हैं। हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि देखो हम तुम्हें एक बड़ी जॉब के लिए ऑफर दे रहे हैं, तुम उस जॉब को कर सकते हो, ठीक है। तो उस जॉब को करने के लिए ना सब लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इस जॉब को पाने के लिए सब क्या करते हैं बच्चों, बहुत मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में सब मेहनत करेंगे तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी क्या होता है, बहुत मोटिवेट होता है कि नहीं मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। तो उसको उस जॉब को पाने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारी पढ़ाई करता है, जो भी चीज करता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय क्या हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयज ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो ये जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पहले से, इनको पहले से ही पता है कि कंपनी के कोड कोड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या है, उनको पहले से कंपनी के सारे रूल्स पता है कि 10 बजे से 5 बजे तक कंपनी चलती है, इंटरवल का टाइम सिर्फ 1 घंटा है, अगर जो 1 घंटे से ज्यादा खाली दिखा उसके लिए पनिशमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एम्प्लॉयज को क्या पहले से ही पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ठीक है। तो उनको एक्स्ट्रा में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एम्प्लॉयज ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि इसका एक एडवांटेज है। इंप्रूव परफॉर्मेंस। देखो मान लो कि कंपनी में 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, 1 2 3, तीनों को ये जॉब चाहिए। अब तीनों को ये जॉब चाहिए तो कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी या फिर पढ़ना पड़ेगा। अब इनको पढ़ेंगे, अगर ये पढ़ेंगे, मान लो तीनों पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक नई नॉलेज भी गेन करेंगे, है ना। अगर ये नई नई बुक पढ़ेंगे जॉब को पाने के लिए तो ये कहीं ना कहीं नई नई चीज सीखेंगे। तो यही है कि जब आप इंटरनल सोर्स में जब आप नई जॉब निकालते हो तो लोग क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो जब वो पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनके पास नई स्किल क्या होती है, डेवलप होती है। तो वही लिखा है इंप्रूव परफॉर्मेंस का मतलब। अब चलते हैं हम डीमेरिट्स के बारे में। देखो सबसे कहा जाता है कि जो भी इंटरनल सोर्स से रिक्रूट करता है, ठीक है, जो भी इंटरनल सोर्स से रिक्रूट करता है वो क्या, नो फ्रेश आइडिया विल कम इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करते हैं तो आपके पास कोई भी फ्रेश टैलेंट या फ्रेश आइडिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता। देखो मान लो कि ये पहले से काम कर रहा है। अब मेरे को बताओ कि जो भी बड़े बड़े जैसे कॉलेज है, जैसे आईएम्स हो गया या बड़े बड़े कॉलेज हार्वर्ड हो गया, तो यहाँ की पढ़ाई अलग होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ बड़े बड़े कॉलेज से आप क्या करोगे, लोगों को लाओगे, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉलेज के पीपल है इनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। लेकिन आप क्या करो, इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हो। आप क्या करो, जो आपके एम्प्लॉयज पहले से ही काम कर रहे हैं उनसे ले रहे हो, ठीक है। तो उनके पास कोई ऐसा दिमाग नहीं है पहले से कि क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई नो फ्रेश आइडिया विल कम इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास अच्छा नया आइडिया नहीं आएगा। लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस का मतलब होता है, देखो जो एम्प्लॉइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना वो एकदम स्पेसिफिक होता है। सिर्फ 200 काम कर रहे हैं मतलब 200 काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर होता क्या, जैसे अगर मान लो कि रेलवे की जॉब निकली, ठीक है, तो रेलवे के अगर मान लो 5 काम है, 5 जॉब है। अब इस 5 जॉब को करने के लिए 10,000 लोग, 10,000 आप समझ रहे हो, 10,000 पीपल अप्लाई करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर इंटरनल सोर्स की मैं बात करूं तो इंटरनल सोर्स में एम्प्लॉइज क्या रहते हैं, बहुत कम रहता है। लिमिटेड चॉइस का मतलब है एम्प्लॉइज क्या रहते हैं, बहुत कम रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत कम ऑप्शन मिलता है कि हम इनमें से ही आपको चूज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड चॉइस रहती है कोई भी टॉप लेवल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है। जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, इंटरनल रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, इसका पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला पॉइंट थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब देखो इंटरनल सोर्स को, इस सोर्स को करने के लिए हमारे पास ना 2 सोर्सेस होता है। इंटरनल सोर्स, इंटरनल रिक्रूटमेंट को करने के लिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, 2 सोर्स रहता है। पहला होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन। और अभी चीज याद रखना, मैं अभी एक्सटर्नल सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इंटरनल सोर्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनल सोर्स के मेरिट, इंटरनल सोर्स के डीमेरिट्स और उसके सोर्स के बारे में। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्स क्या रहता है, सिर्फ 2 रहते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। अभी ट्रांसफर प्रमोशन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ट्रांसफर प्रमोशन से पहले मैं आपके साथ कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो अथॉरिटी मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब पावर। कंपनसेशन मतलब सैलरी या पैसा जो भी इंप्लॉय को मिलता है। रैंक मतलब वो किस पोजीशन में, रैंक मतलब वो किस पोजीशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पहले जाना है, ड्यूटी।
प्रिस्टाइज मतलब उसका कितना काम है, एक्टिविटी। प्रिस्टाइज मतलब एक्टिविटी। सेम चीज अब प्रमोशन की भी मीनिंग में देखना, अथॉरिटी, कंपेंसेशन मतलब पैसा, रैंक मतलब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, प्रिस्टाइज मतलब एक्टिविटी। अब आपको बेसिकली समझ में आने वाला है कि ट्रांसफर प्रमोशन क्या होता है। देखो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो मान लो, सपोज करना कि आप एबीसी कंपनी में काम कर रहे हो। कंपनी के दो ब्रांच है। पहला एबीसी कंपनी का फर्स्ट ब्रांच ये है, कंपनी का एबीसी का सेकंड ब्रांच ये है। अब देखो ब्रांच क्या है, देखो मान लो कि सोनी की अगर मैं बात करूं, सोनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जापान में है। लेकिन सोनी के बहुत सारे ब्रांच क्या है, हर कंट्री में है, बहुत सारे हर स्टेट में भी है। जैसे सोनी का आप देखते हो बहुत सारे स्टोर है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रांच होना। तो मान लो कि वैसे ही एबीसी कंपनी है, आप एबीसी कंपनी के पहले ब्रांच में काम कर रहे हो। तो कंपनी ने आपको बोला कि अब आप एबीसी ब्रांच में, कंपनी ने बोला कि आप एबीसी ब्रांच में अब काम नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, एबीसी कंपनी की हमारी जो सेकंड ब्रांच है आप उसमें काम करोगे। तो कंपनी वाला क्या कर रहा है, आपको शिफ्ट कर रहा है पहली ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, ठीक है। तो कंपनी वाला बोल रहा है कि आप अब इस ब्रांच में काम नहीं करना, अब आप क्या करना, इस वाली ब्रांच में काम करना। तो अब जब वो आपको शिफ्ट करेगा ना, तो क्या होगा, आपके पास जो पावर यहाँ थी, जो आपके पास पावर यहाँ थी, वही पावर आपके पास यहाँ भी रहेगी। कंपेंसेशन, जो सैलरी आपको इधर मिलती थी इस वाले ब्रांच में, वही सैलरी आपको इधर भी मिलेगी। जो पोजीशन आपकी यहाँ पे थी, सेम पोजीशन आपकी ब्रांच 2 में भी रहेगी। जो ड्यूटी आपको यहाँ एबीसी पहले ब्रांच में आपको जो ड्यूटी थी आपकी, वही दूसरे ब्रांच में भी ड्यूटी होगी। जो एक्टिविटी आप इधर करते थे वही एक्टिविटी आप इधर भी करोगे। तो इसे हम क्या कहते थे, इससे हम ट्रांसफर कहते हैं। तो ट्रांसफर करते हो तो आप क्या करते हो, बस आपको आपका जो एनवायरमेंट है, पहले आप इस ब्रांच में काम कर रहे थे, लेकिन अब आप इस ब्रांच में काम कर रहे हो, लेकिन आपकी पावर, आपका पैसा, आपकी सैलरी जो भी है, आपकी पोजीशन, आपकी ड्यूटी, आपकी एक्टिविटी सब क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो सेम है, सेम सेम, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेम लेवल। तो ट्रांसफर ये होता है। देखो ट्रांसफर में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय को उसको बोला कि तुम शिफ्ट हो जाओ, ये वाली ब्रांच से इस वाली ब्रांच में शिफ्ट हो जाओ। तो यहां से लेकर यहाँ का मतलब आपने समझ लिया। अब एट सेम लेवल मतलब आप जब शिफ्ट होगे तो आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे अथॉरिटी, कंपेंसेशन, ठीक है, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टाइज, वो क्या रहेगी, सब सेम रहेगी, किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। बस आप क्या होगे, इस वाली ब्रांच से इस वाली ब्रांच में शिफ्ट हुए हो, ठीक है, बस ट्रांसफर हुए हो और कुछ नहीं, आपकी ना पावर में किसी भी चीज में चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं। तो यही है ट्रांसफर का मीनिंग, मैंने यहाँ पे लिखा है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर at same level of authority, compensation, rank, responsibility and prestige। तो ये है ट्रांसफर का मीनिंग। अब मैं आपको प्रमोशन का बताऊं तो सेम मीनिंग है, बस सेम लेवल और हाई लेवल में डिफरेंस है, बाकी पूरी चीज सेम है। अब मैं आपको प्रमोशन के बारे में बताता हूं। देखो जो प्रमोशन ना, आपने प्रमोशन वर्ड बहुत बार सुना होगा, अपने पेरेंट्स या रिलेटिव के, उन लोग कहते हैं कि इस बार आपके पापा का प्रमोशन हो गया है, आपकी मॉम का प्रमोशन हो गया है, या फिर आपके भैया का प्रमोशन हो गया है। तो ये प्रमोशन होता क्या एक्चुअली में, मान लो कि आप एबीसी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो, आप ये हो, लेकिन आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपके साथ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6, आप टोटल 6 लोग हो, इसमें से आप एक हो और आपके और 5 फ्रेंड्स है जो सब एक ही काम करते हैं, ठीक है। अब कंपनी ने बोला कि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो। तो कंपनी क्या करती है, वो देखती है कि आप में से एम्प्लॉय में से सबसे अच्छा काम कौन करता है। तो कंपनी ने देखा कि आप सबसे अच्छा काम करते हो, तो कंपनी क्या करेगी, आपको बोलेगी कि आओ, ये जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड वाला काम है, ये काम तुम कर लो, ठीक है। तो आप जो पहले काम करते थे वो काम क्या हो गया, आपका बढ़ गया। मतलब अब पहले मान लो कोई और हेड होगा, वो आपको संभालता होगा, तो कंपनी ने बोला तुम हेड बन जाओ, अब आपकी ड्यूटी है कि सारे एम्प्लॉयज को आपको संभालना है, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है वो आपको संभालना है। तो इससे ये जो शिफ्ट हुआ आपकी पोजीशन में, आपकी पावर में, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। देखो जब आप प्रमोशन होगा ना, तो क्या होगा, आपकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले आपकी पावर कम थी, अब क्या होगी, आपकी पावर बढ़ जाएगी। अब आपकी पावर इतनी रहेगी कि आप क्या करोगे, इन सबको ऑर्डर दोगे और ये सबको आपकी बात को मानना पड़ेगा, तो आपकी पावर बढ़ जाएगी। प्रमोशन होगा तो कंपेंसेशन, मतलब जो सैलरी मान लो सपोज यहाँ पे आपको 5,000 मिल जाता, अब आपका प्रमोशन हो गया तो मे बी आपको 50,000 मिले, क्या हो जाता है, आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। रैंक, ठीक है, रैंक मतलब पोजीशन, देखो आपकी पोजीशन तो बढ़ी गई, आप पहले इस पोजीशन में थे, अब आपकी पोजीशन सबसे बढ़ गई, अब आपकी पोजीशन इतनी बढ़ गई कि आपके अंडर ये सब आता है, पोजीशन भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखो आपकी ड्यूटी पहले क्या थी, बस बेचना, अब क्या है, आपकी ड्यूटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, आपको सब लोगों का देखना पड़ेगा कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। प्रेस्टाइज मतलब एक्टिविटी, अब कहीं ना कहीं क्या होगी, जब प्रमोशन होगा तो एक्टिविटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये जो हाई 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 है, ये क्या है, हाई लेवल, ये क्या कर रहा है, हाई लेवल डिनोट कर रहा है। तो जैसे प्रमोशन में क्या होता है, आपको एक पोजीशन ऊपर दे दिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर, मतलब आपके जो क्या कहता है, आपकी एक जॉब से आपको एक दूसरी जॉब जेजी
आपको दूसरी जॉब दे दी, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया एट हाई लेवल। अब जैसे आपको एक नई जॉब दी गई तो आपकी हर चीज क्या हो गई, हाई हो गई। आपकी पावर पावर हाई हो गई, आपका पैसा आपको हाई मिलने लगा, आपकी पोजीशन हाई हो गई, आपकी ड्यूटी हाई हो गई, आपकी एक्टिविटी हाई हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन में क्या होता है, जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आप क्या हो जाते हैं, एक लेवल सबसे ऊपर चले जाते हैं, तो वहां पे आपकी पावर भी ज्यादा जाती है, पैसा भी आपको ज्यादा मिलता है, पोजीशन भी आपकी बढ़ जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है, आपकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रमोशन। ठीक है, तो ट्रांसफर में क्या होता है, अगर मैं ट्रांसफर की मैं बात करूं तो ट्रांसफर में क्या होता है, बस आप उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आओ, मतलब सेम पोजीशन आपकी सेम है, सेम पोजीशन है, ठीक है, बस आप क्या हो रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। आपको कंपनी ने इस जगह से इस जगह पे डाला है, ठीक है, वो तो जहां पे आपकी पावर सब चीज क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है, आपको एक पोजीशन ऊपर डाल देता है, ठीक है, आपको क्या कर देता है, एक पोजीशन ऊपर डाल देता है, जिसके कारण आपकी सब चीज बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन होना एक एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो कहीं ना कहीं होपफुली अगर आप दोनों की मीनिंग देखोगे तो ट्रांसफर और प्रमोशन का मीनिंग मैंने आप सभी के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, इंटरनल सोर्स के बारे में सीखा, पहले तो रिक्रूटमेंट की मीनिंग जानी। अब देखो इंड्यूसिंग, बस यहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और यहाँ पे कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, बस इतना सेम है, और बाकी देखना बाकी पूरी मीनिंग क्या है, सेम होगी। ठीक है, इंटरनल की भी सेम है, एक्सटर्नल की भी सोच है। तो फिलहाल आज हम लोगों ने इंटरनल देखा, इंटरनल के एडवांटेज देखे, इंटरनल के डिसएडवांटेज देखे, और इंटरनल की क्या दो सोर्स होते हैं। ठीक है, तो इतना चीज आपको कर लेना है। अगली लेक्चर्स में हम एक्सटर्नल सोर्स के बारे में जानेंगे डीप में, ठीक है, फिर हम केस स्टडीज के ऊपर करेंगे। अगली लेक्चर्स में फिलहाल तो हमें एक्सटर्नल सोर्स करना है। तो होपफुली आप क्या करो, यहाँ से नोट कर लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है। और अगर आपको मर्जी लगे तो आप क्या करो, ये भी डायग्राम आप नोट कर लो अगर आपको चाहे तो, और यह है प्रमोशन के बारे में, ठीक है, ये भी आप नोट कर लो।